नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक पृथ्वी की गतियाँ। जो पिछली वीडियो में मैं आपको पृथ्वी की गतियों में परिक्रमा और परिभ्रमण किसे कहते हैं और किस तरीके से इनकी गतियाँ होती हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अब आज की वीडियो में मुझे आपको बताना है कि इनसे संबंधित घटनाएं, तो जिसमें सबसे पहले हम परिक्रमण गति के बारे में पढ़ लेते हैं। ऋतु परिवर्तन या मौसम परिवर्तन, हमें क्या पढ़ना है? मौसम परिवर्तन या ऋतु परिवर्तन। तो ये किस गति के कारण मैंने आपको बताया था, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो है मौसम परिवर्तन या ऋतु परिवर्तन किसके कारण होता है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था मौसम परिवर्तन और ऋतु परिवर्तन जैसी क्रियाएं होती हैं आपकी परिक्रमण गति के कारण। किस गति के कारण? परिक्रमण गति के कारण। देखिए, इसे समझने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हमारी पृथ्वी को हमने 2 गोलार्धों में भी बांटा था। जब मैंने आपको पिछले वीडियो में अक्षांश देशांतर पढ़ाए थे तब मैंने इन गोलार्धों का ज्ञान आपको कराया था। पृथ्वी को हमारी बीच से गुजरने वाली जो 0 डिग्री की रेखा होती है उसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं, और भूमध्य रेखा के ऊपर वाले भाग को हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले भाग को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। और उत्तरी गोलार्ध में एक रेखा होती है 23.5 डिग्री अक्षांश पर, उसको हम कहते हैं कर्क रेखा, और दक्षिणी गोलार्ध में एक 23.5 डिग्री अक्षांश पर रेखा होती है, उसको हम कहते हैं मकर रेखा। ये मैंने आपको इतनी बार बताई थी, ये सब वीडियो में मैंने आपको पिछले में बता चुका। अगर आपको नहीं भी पता है तो आप जो है पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ठीक, तो क्या होता है, ये स्थितियां कैसे बनती हैं? सूर्य जो होता है वर्ष भर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सीधा चमकता है। ठीक, वर्ष भर जो है सीधा चमकने का कार्य, कभी वो मकर रेखा पर सीधा चमकता है, कभी कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, कभी विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है। इसी के कारण क्या होता है कि कभी जो है वो उत्तरी गोलार्ध में रहता है और कभी दक्षिणी गोलार्ध में। जब सूर्य कर्क रेखा पर रहता है, कर्क रेखा पर सीधा चमक रहा है, इसके मतलब क्या हुआ कि जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमक रहा है, इसका मतलब कि हम प्रकाश की प्राप्ति किस गोलार्ध को ज्यादा हो रही है? उत्तरी गोलार्ध को, क्योंकि कर्क रेखा कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। और जब सूर्य जो है मकर रेखा पर सीधा चमक रहा है, इसका मतलब क्या है कि किस गोलार्ध को सूर्य का प्रकाश ज्यादा प्राप्त हो रहा है? यानी कि हमारे दक्षिणी गोलार्ध को। ठीक, क्योंकि मकर रेखा किस गोलार्ध में? दक्षिणी गोलार्ध में। और जब विषुवत रेखा पर सीधा है, इसका मतलब इस समय सूर्य जो है, पृथ्वी जो है हमारी किसी भी एंगल में झुकी हुई नहीं है। सूर्य के सामने किसी भी एंगल में झुकी, वैसे तो झुकी है 23.5 डिग्री, वो अपने अक्षांश पर झुकी रहती है, लेकिन जो है किसी भी तरफ उसका झुकाव ज्यादा नहीं है। ठीक, तो ये चीज है। तो इतनी बात आपको समझ में आई। अब हम आगे का शुरू करते हैं। देखिए, ये चीज हमने पृथ्वी की 4 स्थितियां बना दी है। सूर्य अपनी जगह स्थिर है, पृथ्वी उसके चारों ओर घूम घूम कर चक्कर लगाती है। ठीक है, तो अब सबसे पहली स्थिति हम स्थिति नंबर 1 पर आते हैं, जो है आपकी जब सूर्य हमारा किस पर चमक रहा है? मकर रेखा पर सीधा चमक रहा है। जब सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमक रहा है, इसका अर्थ ये हुआ कि किस गोलार्ध में उस प्रकाश की मात्रा ज्यादा मिल रही है? दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, जब मकर रेखा पर सीधा चमकता है सूर्य, ये देखिए मकर रेखा पर सीधा चमक रहा है, भूमध्य रेखा, ये मकर रेखा, इस पर सूर्य सीधा चमक रहा है। ये किस तारीख को चमकता है? ये 22 दिसंबर की तारीख है, 22 दिसंबर। इसको सूर्य जो है मकर रेखा पर सीधा चमकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं सूर्य का दक्षिणायन होना, या शीत संक्रांति, या शीत अयनांत। ठीक, 3 बातें हम लोग को कहते हैं जब 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है। मकर रेखा पर सूर्य हमेशा 22 दिसंबर को ही सीधा चमकता है। तो इस स्थिति को हम कहते हैं सूर्य का दक्षिणायन होना, या शीत संक्रांति, या फिर शीत अयनांत। इसका अर्थ ये हुआ कि मकर रेखा पर सूर्य सीधा चमक रहा है, इसका मतलब इस गोलार्ध में इस समय क्या होगा? गर्मी होगी। ठीक, दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होगी। आप लोगों ने सुना होगा कि दक्षिणी गोलार्ध में जब 22 दिसंबर को सूर्य चमक रहा है, तो इसका मतलब इस गोलार्ध में गर्मी की ऋतु होगी। अब आपने ये भी सुना होगा कि ऑस्ट्रेलिया वगैरह में जब बड़ा दिन होता है, अपने यहाँ 25 दिसंबर को सर्दी होती है, लेकिन उनके यहाँ 25 दिसंबर को गर्मी का मौसम होता है। क्यों होता है? ये आज आपके समझ में आ गया होगा, क्योंकि सूर्य उस समय किस गोलार्ध में चमक रहा होता है? दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक, तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? कहते हैं शीत संक्रांति या शीत अयनांत। यानी कि यहाँ पर जो है कौन सी ऋतु होगी? ग्रीष्म ऋतु। इसी के विपरीत जब सूर्य हमारा आ जाता है किस जगह पर? कर्क रेखा पर। ठीक, अब सूर्य की स्थिति देखिए, दूसरी स्थिति, पहली स्थिति ये है, दूसरी स्थिति में सूर्य आ गया हमारा कर्क रेखा पर। कर्क रेखा पर जब सूर्य हमारा सीधा चमक रहा है, किस तारीख को सीधा चमकता है? 21 जून को। ठीक,
ये डेट एग्जाम्स में पूछी जाती है कि 21 जून को क्या कहते हैं, या सूर्य का उत्तरायण कौन से होता है, ग्रीष्म संक्रांति कब होती है, या ग्रीष्म अयनांत कब होता है, तो वो तारीख होती है 21 जून को। या कर्क रेखा पर सूर्य किस तारीख को सीधा चमकता है, तो वो होती है 21 जून। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा होगा, 21 जून। और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा होगा, 22 दिसंबर। ठीक, इतनी बात समझ में आई। तो जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमक रहा है, इसका मतलब सूर्य किस गोलार्ध में आ गया, अब आ गया उत्तरी गोलार्ध में। तो अब गर्मी का मौसम कहाँ होगा, उत्तरी गोलार्ध में। तो अपने यहाँ जून में हम लोग किस गोलार्ध में बसते हैं, हम लोग उत्तरी गोलार्ध में तो रहते हैं। तो अपने यहाँ जून में क्या होता है, 21 जून को बहुत गर्मी होती है, बहुत गर्मी, सबसे बड़ा दिन होता है, गर्मी का भी मौसम होता है। जून में तो अपने यहाँ गर्मी होती है। इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में उस समय शीत ऋतु हो जाती है। तो ये मौसम परिवर्तन समझ में आया आपके। जून के महीने में उत्तरी गोलार्ध में जो है गर्मी होती है, तो वहां ग्रीष्म ऋतु कहलाएगी। और सबसे बड़ा दिन कब होगा, 21 जून को। और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को, तब यहाँ गर्मी होती है। और इसके विपरीत ये इस समय जो है अपने यहाँ क्या होगी, ठंड होगी। दिसंबर के महीने में अपने यहाँ ठंड होती है, सर्दी का मौसम होता है। ठीक है, तो अब आपको ध्यान रखना है कि हम जब दक्षिणी गोलार्ध की बात की जाएगी तो 22 दिसंबर की तारीख आपको याद रखनी। सबसे बड़ा दिन कब होगा, 22 दिसंबर को। और उसी दिन को हम कहते हैं सूर्य का दक्षिणायन, शीत संक्रांति या शीत अयनांत। ठीक, और इसके इस समय अगर आपसे कोई पूछ दे 22 दिसंबर को जो है उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होगी, तो वो होगी आपकी कौन सी ऋतु होगी, ग्रीष्म ऋतु। उत्तरी गोलार्ध में सॉरी शीत ऋतु होगी, ग्रीष्म नहीं शीत ऋतु होगी। क्योंकि भाई दक्षिणी गोलार्ध में तो आपकी गर्मी हो रही है, तो उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु। आपको बस एक बात ध्यान रखनी है कि किस गोलार्ध में कब कौन सा मौसम है। ठीक, ये ध्यान रखिए। तो उसका विपरीत मौसम दूसरे गोलार्ध में होगा। अच्छा, इतनी बात आप सबको समझ में आई होगी। अब हमको क्या पढ़ना है कि सूर्य, अब जी ये दोनों स्थितियां आई। अभी आप देख रहे हैं मैंने 4 स्थितियां बनाई, 2 स्थितियां तो मैंने आपको समझाई, कर्क रेखा और मकर रेखा, ये दोनों मैंने आपको समझा दी। अब मुझे आपको बताना है कि सूर्य जो है विषुवत रेखा, ये देखिए विषुवत रेखा है, ये बीच वाली विषुवत रेखा 0 डिग्री की, इस पर जब सीधा चमकता है, साल में 2 बार सूर्य जो होता है विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है। तो एक तारीख होती है आपकी 21 मार्च। ठीक, 21 मार्च को जब सूर्य विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है तो क्या होता है, सब जगह इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बसंत विषुव, इसे हम कहते हैं बसंत विषुव। और 23 दिसंबर को सूर्य जो है भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, तब हम इसे कहते हैं शरद विषुव। इन तारीखों में क्या होता है, इन तारीखों में पृथ्वी पर हर जगह दिन रात की लंबाई बराबर होती है। अभी मैं आपको जब दिन रात की लंबाई बढ़ाऊंगी तब आपको ये चीज समझ में आएगी। यानी 21 मार्च और 23 दिसंबर ऐसी तारीखें हैं कि इन तारीखों पर सूर्य जो है विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। देखिए सीधा सीधा चमक रहा है, देखिए। तो ये इससे क्या होगा, इसको हम कहेंगे 21 मार्च को बसंत विषुव और 23 दिसंबर को शरद विषुव। ठीक, ध्यान रखिएगा। और इन तारीखों पर दिन रात की लंबाई पृथ्वी पर हर जगह बराबर होती है। इसका मतलब आपको ये चारों स्थितियां मैंने क्लियर कर दी थी। ये आपकी है 3rd स्थिति और ये है 4th स्थिति। तो इतनी चीज आप सबके क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। टॉपिक इतना कठिन नहीं, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो सब समझ में आएगा। अब हम पढ़ते हैं दिन रात की लंबाई होना, कि दिन रात कैसे घटते बढ़ते हैं। देखिए, जब अब मैंने आपको सूर्य की स्थितियां तो समझा दी कि कैसे क्या होता है। ये दिन रात की लंबाई किससे होती है, परिभ्रमण गति से। ठीक, यानी कि पृथ्वी जो अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है, किसी के और का चक्कर, सूर्य का चक्कर नहीं लगा रही, अपनी धुरी पर जो घूम रही, उसकी वजह से। देखिए सूर्य जो है मान लीजिए यहाँ इस स्थिति पर है, और इस स्थिति पर क्या हो रहा है कि विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ रही है। जब सीधी सूर्य की किरणें पड़ती है, मैंने बताया कि दिन रात की लंबाई बराबर होती है, भी मैंने आपको यहाँ बताया, तो 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। लेकिन जैसे जैसे सूर्य ऊपर के अक्षांशों पर सूर्य नहीं बढ़ता, जैसे जैसे पृथ्वी के ये अक्षांश जो है ऊपर की ओर बढ़ते हैं, तब क्या होता है, दिन की लंबाई बढ़ती जाती है और रात की लंबाई घटती जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि प्रकाश की जो सीधी किरणें होती हैं, ये देखिए, ये प्रकाश की जो सीधी किरणें वो इतना ही एरिया तो कवर करते हुए आ रही है, सरफेस का इतना, मतलब जो धरातल है उसका इतना ही एरिया कवर करते हुए आ रहे हैं, और इस एरिया पर टिक रही। भाई सीधी किरणें आप जाएंगी तो किसी एक ही पॉइंट पर तो जाके गिरेंगी, लेकिन उनमें क्या गर्मी की मात्रा तो ज्यादा होगी, पर वो क्षेत्र को कम कवर करेंगे।
प्रकाश जो है कम क्षेत्र पर फैलेगा, यही तो बात है। और तिरछी किरणें जब आएंगी तो वो आपके इस ऐसे क्षेत्र को, पूरा क्षेत्र को कवर करती हुई आएंगी, लेकिन उनमें क्या होगा, वो प्रकाश जो है वो क्षेत्र तो काफी घेरेगा, पर उस प्रकाश में उतनी ज्यादा गर्मी या ऊष्मा की मात्रा नहीं होगी। अब हम इसको इस पे समझते हैं। सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं, तो हमने दिन की लंबाई देखी 12 घंटे रात, 12 घंटे दिन। अब सूर्य की किरणें देखिए तिरछी होती जा रही हैं, धीरे धीरे करके तिरछी हो रही हैं, ये इसमें बिल्कुल तिरछी हो गई। अब देखिए जैसे जैसे सूर्य की किरणें तिरछी हो रही, पृथ्वी का देखिए ज्यादा हिस्सा कवर हो रहा है, ये देखिए अभी इतना ही सही, इसमें तो सिर्फ इस पॉइंट को कवर करना था, लेकिन जैसे जैसे ये किरणें तिरछी हुई, देखिए पूरा ये हिस्सा कवर कर लिया, फिर ये हिस्सा कवर कर लिया, फिर पूरा पूरा ये हिस्सा कवर कर लिया, तो ऐसा हुआ। अब इसमें क्या है कि प्रकाश की मात्रा जो है वो धीरे धीरे क्या हो रही, ऊपर के अक्षांशों को ज्यादा प्राप्त हो रही है, लेकिन ऊष्मा कम प्राप्त होगी, क्योंकि सूर्य की किरणें तिरछी हो रही। तो जब प्रकाश की मात्रा ज्यादा प्राप्त हो रही है और जो है वो ज्यादा क्षेत्र को कवर कर रही है, प्रकाश जो है ज्यादा क्षेत्र को घेर रहा है, तो दिन की लंबाई तो अपने आप ही बढ़ जाएगी भाई। अगर मैं प्रकाश ज्यादा देर तक मिलेगा, ज्यादा प्रकाश मिलेगा, तो ज्यादा देर तक रहेगा भी। तो ये अब आपको ये देख रहे हो, जब हम 30 अक्षांश पर पहुंचे तो 14 घंटे का दिन और 10 घंटे की रात हो गई। जब हम 60 अक्षांश पर पहुंचे तो 60 घंटे का दिन और 4 घंटे की रात हो गई। और जब हम 90 डिग्री पर पहुंचेंगे तब हमारी 6 महीने का दिन हो जाएगा। कितने महीने का? 6 महीने का पूरा दिन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें जो है बरस भर तिरछी ही पड़ती हैं और यहाँ बरस भर बर्फ भी जमी रहती है। क्यों? क्योंकि उन तिरछी किरणों में मैंने आपको बताया गर्मी या ऊष्मा की मात्रा कम होती, तो वो इस क्षेत्र पर इतनी गर्मी प्रदान ही नहीं कर पाती है, इसलिए यहाँ पर बर्फ ही जमी रहती। यही स्थिति दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी गोलार्ध में भी होती है कि इस गोलार्ध में भी बर्फ जमी रहती है। ठीक है, अब ये स्थिति, इसके विपरीत स्थिति यहाँ होगी दक्षिणी गोलार्ध में। ये उत्तरी गोलार्ध की स्थिति हो गई। दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, यहाँ दिन की लंबाई बढ़ रही थी, ठीक। अब लेकिन सूर्य उत्तरी गोलार्ध में चमक रहा है, तब की ये बात है जब सूर्य हमारा उत्तरी गोलार्ध में है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ यही स्थिति 4, यहाँ जो हो जाएगी रातें जो होंगी वो आपकी क्या होंगी, लंबी हो जाएंगी और दिन छोटे हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य जिस गोलार्ध में होगा उसी को तो प्रकाश की मात्रा ज्यादा प्राप्त होगी। अगर सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होगा तो वहां दिन लंबे होने लगेंगे, ठीक। अगर सूर्य मान लीजिए यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में है, ठीक, इस गोलार्ध में चमक रहा है, तो विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी या कर्क रेखा पर सीधी पड़ेंगी, ठीक। कर्क रेखा पर मान लीजिए सीधी पड़ रही है किरणें इस तरीके से, तब क्या होगा, तब ऐसे ही होगा कि तब यहाँ पर विषुवत रेखा पर 12 घंटे का दिन, लगभग 30 अक्षांश पे पहुंचेंगे तो 14 घंटे का दिन, और लगभग 60 अक्षांश पे पहुंचेंगे तो 60 घंटे का दिन हो जाएगा। ये स्थिति है। लेकिन अब इतना बस ध्यान रखिएगा, जब यहाँ 12 घंटे का दिन है तो यहाँ 12 घंटे की रात होगी दक्षिणी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में यदि 12 घंटे का दिन विषुवत रेखा पर है तो विषुवत रेखा पर 12 घंटे की रात होगी, ऐसा ही होगा। लेकिन जब ऊपर के अक्षांश में बढ़ेंगे, ऐसे मतलब जी यहाँ पर 30 अक्षांश पर पहुंचे, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर 14 घंटे का हमने दिन किया है, तो 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर 14 घंटे की रात हो जाएगी। इसकी विपरीत स्थितियां होती हैं। इतनी सी बात आप सबको समझ में आ गई होगी, और यदि नहीं भी आई हो तो आप मुझे एक बार कमेंट के माध्यम से बताइएगा जरूर, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा, क्योंकि इसमें वर्डिंग ज़्यादा हो जाती है तो बच्चों को थोड़ी डिफिकल्टी होती है। अगर आप बताएंगे तो मैं आपको ये फिर से समझा दूँगी, और आशा करती हूँ कि आपको इतनी बात समझ में आई होगी। इस टॉपिक में अभी 2 चीज़ें और रह गई हैं आपकी, एक आपका अपसौर और उपसौर। ये 2 नाम आप सबने सुने ज़रूर होंगे, नहीं सुने हैं तो आप सुन लीजिए, अपसौर और उपसौर, ये 2 नाम आपको पढ़ने हैं। इस टॉपिक को भी पढ़ लीजिए तो ये टॉपिक यहीं पर क्लियर हो जाएगा। देखिए सूर्य की पृथ्वी जो है अपने उसमें वृत्ताकार पथ में घूमती रहती है, ठीक है। इस तरीके से देखिए, मैं आपको समझाती हूँ। सूर्य जो है, पृथ्वी मान लीजिए ये सूर्य है, ठीक, ये सूर्य है और पृथ्वी इस पथ में घूम रही है, इसमें इस तरीके से घूमती है पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो कभी कोई स्थिति तो ऐसी आती होगी जब सूर्य जो है, पृथ्वी जो है सूर्य के निकट आ जाती होगी, बहुत ज्यादा निकट आ जाती है, कभी ऐसा होता होगा कि पृथ्वी बहुत ज्यादा दूर चली जाती हो, तो इन स्थितियों को ही हम अपसौर और उपसौर की संज्ञा देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ये भी मैं आपको सब बता देती हूँ, ताकि आप सबको कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। देखिए इसमें 2 तारीखें हैं,
एक है 3 जनवरी और 4 जुलाई, ये 2 तारीखें आप याद रखिएगा। ये अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती है कि किस तारीख को क्या होता है। तो 3 जनवरी की क्रिया को पहले हम लोग समझेंगे कि 3 जनवरी को क्या होता है। 3 जनवरी को होता है उपसौर। 3 जनवरी को क्या होता है, उपसौर की क्रिया होती है। अभी मैं ये भी आपको बता दूंगी कि ये में होता क्या है, और ये होती है आपकी अपसौर। ठीक, देखिए जब पृथ्वी सूर्य के बहुत ज्यादा निकट आ जाए, ठीक, मान लीजिए ये सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य बना और ये पृथ्वी यहाँ पर आ गई, तो इनके बीच की देखिए दूरी जो है वो कम है। ठीक है, जब ये दूरी कम होगी तो क्या होगा, इस समय कौन सी स्थिति आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी उपसौर की स्थिति। यानी ये कब होगी, 3 जनवरी को। 3 जनवरी को उपसौर की स्थिति, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे ज्यादा निकट होती है और जब सूर्य से सबसे ज्यादा दूर होती है तब होती है 4 जुलाई अपसौर। ठीक, 4 जुलाई यानी अपसौर। देखिए अप से आप लोग याद रखते हैं, अप माने ऊपर, ठीक, यानी जो ज्यादा दूर हो, ज्यादा ऊपर हो, तो वो क्या होगी आपकी अपसौर। वो कब होगी, 4 जुलाई को होगी अपसौर। और उपसौर 3 जनवरी, यानी पृथ्वी जो है सूर्य के जब सबसे ज्यादा निकट होती है तो 3 जनवरी की तारीख होती है और उसको हम कहते हैं उपसौर। ठीक, और 4 जुलाई जब सूर्य से बहुत ज्यादा दूर होती है तो उस स्थिति को कहते हैं अपसौर। अब आपको ये सब क्लियर होगा। अगर पृथ्वी जो है दीर्घ वृत्ताकार पथ पर घूमती है, ठीक, अब जब ये दीर्घ वृत्ताकार करता है तो कभी तो भाई पृथ्वी सूर्य के निकट आती है, कभी दूर हटती है। इन्हीं क्रियाओं को हम कहते हैं अपसौर और उपसौर। जब बहुत ज्यादा निकट आ जाए तो आपका हो जाएगा उपसौर। वो कब होगा, 3 जनवरी को सबसे ज्यादा निकट होती है। और जब बहुत ज्यादा दूर चली जाए तो वो हो जाती है अपसौर, तो उसको हम क्या कहते हैं, 4 जुलाई को वो तारीख होती है। तो ये आपकी उपसौर और अपसौर की प्रक्रिया मैंने आपको समझाई। इस टॉपिक में लगभग इतना ही था आपके सिलेबस के हिसाब से। अगर फिर भी कुछ कंफ्यूजन हो या कुछ चीज़ आपको समझ में ना आई हो तो बताइएगा, मैं उसे जरूर पूरा करने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।